प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में चर्चा किया। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको क्रमशः आप नोट करिए। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष 263 ईस्वी पूर्व में कश्मीर तथा खोतान का विजय करता है। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में वह कलिंग विजय करता है। 10वें वर्ष अर्थात 260 बीसी में बोध गया की धर्म यात्रा करता है। 11वें वर्ष 259 बीसी में प्रथम लघु शिलालेख का प्रतिस्थापन करता है। अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष 258 ईस्वी पूर्व में आजीविकों को सुदामा गुफा व विश्व झोपड़ी प्रदान करता है। ये आपको क्रमशः याद रखना होगा जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष 257 ईस्वी पूर्व में राजकों की नियुक्त करता है और 14वें वर्ष 256 बीसी में धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है और अपने पूरे साम्राज्य में 14 शिलालेख का स्थापना करता है, प्रसारण करता है। 20वें वर्ष 250 बीसी में लुम्बिनी का धार्मिक यात्रा करता है। 28वें वर्ष में 242 ईस्वी पूर्व में स्तंभ लेखों का पूरे साम्राज्य में प्रसारण करता है बच्चों। और 38वें वर्ष में 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। अब धम्म के प्रचार से पहले कुछ और भी शब्द आप लोग याद रखिए कि अशोक की जो राजकीय उपाधि थे वह देवानाम प्रियदस्तिन तथा राजा अशोक का नाम था। देवानाम प्रिय वाले शासक में अजात शत्रु हुए हैं, अशोक व उसका पोता दशरथ हुआ है। 30 और उसके बाद श्रीलंका का राजा भी देवानाम प्रिय वाले उपाधि को ग्रहण किया था। प्रिय दस्यन की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य व उसका पोता अशोक धारण करता है। बच्चों, अशोक अपनी पुत्री का विवाह जिसका नाम चारुमती था, नेपाल के नरेश देवपाल से किया था और चारुमती ने नेपाल में देवपतन नगर बसाया था। नेपाल का जो ललित पतन नगर है उसको अशोक ने बसाया था। महानदी तथा गोदावरी के बीच स्थित उसने कलिंग विजय किया और उस समय कलिंग का राजा नंदराज था तथा राजधानी उसकी तोसली थी। बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म विजय की बात जो अशोक करते हैं और उसके लिए वो धम्म प्रचार के उपाय निकालते हैं बच्चों। अब धर्म यात्राओं का उन्होंने प्रारंभ शुरू किया। इसके बाद अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में नेपाल की तराई में स्थित निगलिवा या निगाली सागर में जाकर उन्होंने कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को द्विगुणित करवाया। अपने शासन के 20वें वर्ष वह बुद्ध के जन्म स्थल, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि लुम्बिनी ग्राम गए और वहाँ शिला स्तंभ स्थापित करवाया तथा उसकी पूजा की। चूँकि वह महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था तो वहाँ पे कर घटा करके उन्होंने 1/8 कर दिया था। कहीं कहीं लिखा है कि उन्होंने कर समाप्त कर दिया, वो गलत है। उन्होंने कर घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया था। बच्चों, धम्म प्रचार के उपाय में फिर उन्होंने राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की और उनके लिए आदेश ये था कि वो साम्राज्य के विविध स्थलों पर जाएं और धम्म का प्रचार करें। धर्म श्रावण तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था भी हुई। धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया जाता है। अशोक अपने अभिलेख के अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक पदाधिकारियों की एक नवीन वर्ग बनाया जिसे धम्म महामात्र कहा जाता है। 5वें शिलालेख में अशोक कहता है कि प्राचीन काल में धर्म महामात्र की कभी भी नियुक्ति नहीं हुई। मैंने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महामात्र की नियुक्ति किया है, ऐसा अशोक अपने अभिलेख में वादा करता है और उद्घोषित करता है और कहता है कि उनका मुख्य कर्तव्य धर्म की रक्षा, धर्म की वृद्धि, धम्मा धिथानय, धम्म बढ़िया,
करना बताया है। और धर्म महामात्र राज परिवार के सदस्यों से धर्म के लिए धन आदि दान में प्राप्त करते थे तथा राजा द्वारा जो धन दान में दिया जाता था उसकी समुचित व्यवस्था करके उसको धर्म प्रचार में लगाते थे। इसके अलावा दिव्य स्वरूपों का प्रदर्शन किया गया। अशोक पारलौकिक जीवन में आस्था रखता था और जनता के सामने इसका प्रदर्शन करवाता था कि स्वर्गीय सुखों के प्रदर्शन के लिए और देवत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक ये है कि धम्म का पालन किया जाए। लोक उपकारिता का वह कार्य करवाते हैं, धर्म लिपियों को खुदवाते हैं, धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न शिलाओं एवं स्तंभों के ऊपर उसके सिद्धांत को उत्कीर्ण करवाते हैं अशोक। इनके दो उद्देश्य थे। पाषाणों पर खुदे होने से ये लेख चिरस्थायी होंगे, ऐसा उनका मानना था अशोक का। और उसके परवर्ती पुत्र पौत्र आदि प्रजा के भौतिक एवं नैतिक लाभ के लिए उनका अनुसरण कर सकेंगे। विदेशों में धर्म प्रचार के लिए अशोक भेजता है और जगह जगह पे लोग जाते हैं। वो नाम कुछ इस तरह है कि दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की एक तृतीय महासंगीत होती है और इसकी अध्यक्षता मुग्गाल पुत्र तिस्स नामक बौद्ध भिक्षु करते हैं। और इसके बाद संगीत के समाप्ति के बाद विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जिनका नाम महावंश में कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। बच्चों, अब जो धर्म प्रचारक भेजे गए और जिस जिस देश में भेजे गए उसके नाम क्रमशः इस तरह है कि मज्झंतिक नामक भिक्षु जो है कश्मीर तथा गांधार गए, महारक्षित यवन देश को गए, मध्यम नामक भिक्षु जो थे वो हिमालय देश को गए, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में गए, महादेव यह जो है महिष मंडल मैसूर अथवा मंधाता को बोलते हैं वहाँ पर गए, रक्षित नामक जो बौद्ध भिक्षु थे वो बनवासी अर्थात उत्तरी कन्नड़ में गए, सोन तथा उत्तर नामक जो भिक्षु थे वो सुवर्ण भूमि में जाते हैं और महेंद्र तथा संघमित्र लंका में जाते हैं। लंका में बौद्ध धर्म प्रचारकों को विशेष सफलता मिली बच्चों। अशोक के पुत्र महेंद्र ने वहाँ के शासक तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और तिस्स ने संभवतः इसे अपना राजधर्म भी बना लिया था तथा स्वयं अशोक महान का अनुकरण करते हुए उसने देवा नाम पिय का उपाधि धारण किया था। बच्चों, अगर हम अशोक के साम्राज्य विस्तार की अगर बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में दो स्थानों से उसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहला पेशावर जिले में स्थित शहबाजगढ़ी से और दूसरा हजारा में स्थित मानसेहरा है, वहाँ से उसके लघु स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कंदहार के समीप सरेकुना, जलालाबाद के निकट काबुल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित लगमान से भी अशोक के आरामेइक लिपि के लेख मिले हैं। साम्राज्य में हिंदकुश, एरिया, हेरात, आरकोसिया या कंदहार तथा जेड्रोसिया सम्मिलित थे। इन प्रदेशों को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था तथा जैसा कि क्लासिकल लेखों में विवरण प्राप्त होता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग कपिसा में अशोक के स्तूप का उल्लेख करता है। स्पष्ट है, अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान का एक भाग बड़ा सम्मिलित था। उत्तर में काल से उत्तराखंड का देहरादून जिला में स्थित है, वहाँ से भी शिलालेख मिला है। रोमन देवी तथा निगलिवा के स्तंभ लेखों से पता चलता है कि उत्तर में हिमालय क्षेत्र का एक बड़ा भाग जो नेपाल की तराई में है, वहाँ पर भी साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का अंग था। दक्षिण की बात करें बच्चों तो दक्षिण की ओर वर्तमान कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी, माशकी, जटिंग रामेश्वर, सिद्धपुर जो ब्रह्मगिरी से 1 मील पश्चिम में स्थित है से उसके लघु शिलालेख मिलते हैं और उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा कर्नाटक राज्य तक जाती है। तो बच्चों, 13वें शिलालेख में अशोक के समीपवर्ती राज्यों की एक सूची भी प्राप्त होती है। वो इस तरह है: योन है, कंबोज है, गंधार है, रठिक है, भोजक है,
पितनिक है, आंध्र है, नाभक है, नाभपत्ति है और परमिदश है, इन सब का नाम प्राप्त होता है। इन सभी अभिलेखों की प्राप्ति स्थलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। बच्चों, कश्मीरी कवि कल्हड़ की राज तरंगिणी से पता चलता है कि उसका कश्मीर पर भी अधिकार था। उसके अनुसार उसने वहाँ एक धर्मारणी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर का स्थापना करवाया था। अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है, जो कल्हड़ बताते हैं। उसके साम्राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत तक जाते थे। इस प्रकार वह अपने समय के विशालतम साम्राज्यों में से एक था। अब अशोक के परराष्ट्र नीति की बात करें तो अशोक ने अपने पड़ोसियों के साथ शांति एवं सह अस्तित्व के सिद्धांतों के आधार पर अपने संबंध स्थापित किए थे। दक्षिणी सीमा पर स्थित 4 तमिल राज्य थे, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी अर्थात लंका में भी उसने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। चीनी यात्री हुएनसांग हमें बताता है कि उसने चोल तथा पांड्य राज्यों में अशोक द्वारा निर्मित एक एक स्तूप देखे थे। लंका के शासक तिस्स ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। दूसरे पृथक कलिंग लेख से अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के प्रति अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त करता है कि उन्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, वे मुझ पर विश्वास करें, उनको मुझसे सुख मिलेगा, दुख नहीं। उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि राजा यथासंभव उन्हें क्षमा करेगा। उन्हें मेरे कहने से धर्म का अनुसरण करना चाहिए, जिससे इस लोक तथा परलोक का लाभ प्राप्त हो। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि अशोक अपने पड़ोसी राज्यों के साथ शांत, सहिष्णुता एवं बंधुत्व के आधार पर मधुर संबंध बनाए रखने में सफल हुआ। इस प्रकार अशोक की गृह तथा विदेशिक नीतियों में हमें सातत्य देखने को मिलता है। अशोक का अंत अगर हम बात करें बच्चों, तो अशोक के जीवन काल के अंतिम दिनों में हमें एकमात्र बौद्ध ग्रंथ पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दिव्यावदान में जो विवरण प्राप्त है उससे पता चलता है कि अशोक का शासनकाल जितना गौरवशाली था, उसका अंत उतना ही दुखद रहा। ज्ञात होता है कि अशोक राजकीय कोष से बहुत अधिक धन बौद्ध संघ को देने लगा, जिसका अनेक अमात्यों ने विरोध किया था। एक बार जब वह कुक्कुट राम बिहार को कोई बड़ा उपहार देने वाला था, तो उसके अमात्यों ने राजकुमार संप्रत को उसके विरुद्ध भड़काया। संप्रत ने भंडागारिक को सम्राट की आज्ञानुसार कोई भी धनराशि संघ को न देने का आदेश दिया। सम्राट के निर्वाह के लिए दी जाने वाली धनराशि में भी भारी कटौती कर दी और अंततोगत्वा उसके निर्वाह के लिए केवल आधा आंवला दिया जाने लगा। अशोक का प्रशासन के ऊपर वास्तविक नियंत्रण नहीं रह गया और अत्यंत दुर्भाग्यवश परिस्थितियों में इस महान सम्राट का अंत हो जाता है। पुराणों के अनुसार अशोक ने कुल 37 वर्ष तक शासन किया और उसकी मृत्यु लगभग 237 ईस्वी पूर्व में हो जाती है। तो बच्चों, अशोक न केवल अगर मूल्यांकन करें तो अशोक न केवल भारतीय इतिहास में अपितु विश्व इतिहास में महानतम सम्राट में से एक था। बौद्ध परंपरा उसे 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। अशोक अपने जनहितकारी कार्यों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। उसने अपने अदम्य उत्साह से एक स्थानीय धर्म को विश्वव्यापी धर्म बना दिया, परंतु इस धर्म के प्रति उसके अदम्य उत्साह ने उसे अन्य धर्मों के प्रति क्रूर अथवा असहिष्णु नहीं बनाया। उसने कभी भी अपने धर्म को बलात् किसी पर थोपने का प्रयास भी नहीं किया। अशोक ने विश्व बंधुत्व एवं लोक कल्याण का अपना संदेश दूर दूर तक देशों तक फैलाया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह शांति एवं सहिष्णुता का पुजारी था। अशोक ने ही सर्वप्रथम विश्व को जियो और जीने दो का राजनीतिक हिंसा धर्म विरुद्ध है का पाठ पढ़ाया था। कुछ विद्वानों ने अशोक की धार्मिक एवं शांतिवादी नीति का यह कहकर आलोचना किया था
कि उसने मगध साम्राज्य की सैनिक शक्ति को कुंठित कर दिया, जिससे अंततः उसका पतन हो गया। एक मेरे बड़े प्रिय कवि हैं, उनकी 2 लाइन याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है, जो शीश काट दे दुश्मन का, वो यंत्र काम में आता है। तो अशोक की नीतियों के ऊपर उन्होंने अपना एक विचार प्रकट किया था, लेकिन ऐसा कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। उसकी धार्मिकता एवं शांतिवादिता की नीति से मगध की सैनिक कुशलता का किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं हुआ। उसने सैनिकों को धर्म प्रचार के काम से लगा दिया हो, ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। विश्व इतिहास में अनेक विजेता शासक हुए हैं, जिनकी कृतियों से इतिहास के पन्ने रंगे पड़े हैं। इनमें सिकंदर है, सीजर है, नेपोलियन है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अग्रगण्य हैं। सिकंदर के विषय में लिखते हैं कि ज्यों-ज्यों उसकी शक्ति बढ़ती गई, वैसे वो मदान होता गया, वह खूब शराब पीता था और निर्दयी होने लगा, हत्याएं करने लगा। बेबीलोन में एक लंबी पान गोष्ठी के बाद उसे अचानक बुखार आया और 33 वर्ष की आयु में वो चल बसा। सीजर के बारे में अगर बात किया जाए तो अत्यंत लंपट और उच्च श्रृंखल व्यक्ति था। जिस समय वह अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था तथा विश्व का भला कर सकता था, उस समय 1 वर्ष तक मिस्र में क्लियोपेट्रा के साथ में रंगरेलियां मनाता रहा, और यद्यप उसकी आयु 54 वर्ष की हो चुकी थी। विभिन्न विद्वानों ने अशोक की तुलना विश्व के इतिहास की भिन्न भिन्न विभूतियों से किया है। कॉन्स्टेंटाइन, एंटोनियस, अकबर, सेंट पॉल, नेपोलियन, सीजर इत्यादि, परंतु इनमें से कोई भी उसकी बहुमुखी प्रतिभा की बराबरी नहीं कर सकता था। अनेक इतिहासविद अशोक की तुलना मुगल सम्राट अकबर से करना पसंद करते हैं। निस्संदेह अकबर में धार्मिक सहिष्णुता थी। वह विभिन्न धर्मों तथा संप्रदायों की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर अकबर ने आम जनता के कल्याण के लिए दीन इलाही नया धर्म चलाया था। किंतु जैसा कि भंडारकर ने स्पष्ट किया है कि अकबर सबसे पहले एक राजनैतिक तथा दुनियावी व्यक्ति था तथा धार्मिक सत्य के लिए अपनी सम्राटता को खतरे में डालने को तैयार नहीं था। जो भी हो, विश्व इतिहास में अशोक का स्थान सर्वथा अद्वितीय है और सही अर्थों में वह प्रथम राष्ट्रीय शासक था। जब हम देखते हैं कि आज भी विश्व के देश हथियारों की होड़ रोकने तथा युद्ध की विभीषिका को टालने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं और वह सफल नहीं हो पाते, मानवता के लिए परमाणु युद्ध का गंभीर संकट बना हुआ है, उस समय अशोक के कार्यों की महत्ता अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। अशोक के उदात्त आदर्श विश्व शांति की स्थापना के लिए आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों, स्वतंत्र भारत ने सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष को अपने राजचिन्ह के रूप में ग्रहण कर मानवता के इस महान पुजारी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये हमारा अशोक के बारे में बातें समाप्त होती है। बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम एक परिशिष्ट आप लोगों को देंगे जो अशोक के विविध अभिलेखों के बारे में होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।